गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड का पार्ट नंबर 2। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है द फिफ्थ रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड टू सबमिट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पांचवी रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश संसद में पेश करने के लिए तैयार की गई थी। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज ए रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो फिफ्थ रिपोर्ट या पांचवी रिपोर्ट जी थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन था और जो गतिविधियाँ थी, जो क्रियाकलाप थे, उससे संबंधित एक रिपोर्ट थी जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई थी। द रिपोर्ट वाज हैविंग 1002 पेजेस। तो फिफ्थ रिपोर्ट में लगभग टोटल 1002 पेज थे। इट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो यह ब्रिटिश संसद में 1813 में सबमिट या जमा की गई थी। द रिपोर्ट्स 800 पेजेस वर द अपेंडिसेस दैट reproduced the petitions of जमींदार्स एंड ryots, reports of collectors from various districts, statistical tables on revenue returns and notes on revenues and judicial administration of Bengal and Madras। तो जो 1002 पेज थे रिपोर्ट के, उसमें से लगभग 800 पन्ने तो अपेंडिसेस थे। अपेंडिसेस मतलब परिशिष्ट थे, जो कि अलग अलग जिस अपेंडिसेस में या परिशिष्टों में अलग अलग जानकारियाँ उन्होंने दर्ज की थी, जैसे कि पिटिशंस ऑफ जमींदार एंड रायोट्स। तो जो जमींदार और किसान थे उनकी अर्जियाँ थी उसमें 800 पेजों में। इसके अलावा कलेक्टर्स, जो अलग अलग ज़िलों की कलेक्टर थे, उनकी रिपोर्ट्स भी थी। साथ ही स्टेटिस्टिकल टेबल यानी सांख्यिकी संबंधी तालिकाएँ या विवरण भी थे, जो कि राजस्व विवरण थे उसमें। एंड नोट्स ऑन रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा रेवेन्यू से संबंधित यानी ये जो राजस्व होता है या कर या टैक्स जो होता है उससे संबंधित नोट्स होते थे। साथ ही जो न्यायिक प्रशासन था बंगाल का और मद्रास का, इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ उन 800 पेजों में या 800 परिशिष्ट पेजों में शामिल थे। When the company established its rule in Bengal, many groups in Britain watched the activities of the company closely। तो जब कंपनी ने अपना शासन बंगाल में स्थापित किया, तभी से बहुत सारे ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे ऐसे समूह थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां है या जो क्रियाकलाप है उनको बड़े ध्यान से वो देख रहे थे कि कंपनी भारत में कर क्या रही है। These groups opposed the monopoly of East India Company's trade with India and China। ऐसे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत और चीन के साथ जो मोनोपोली था, व्यापार करने से संबंधित जो एकाधिकार था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन देशों के साथ व्यापार कर सकती है, तो उस मोनोपोली या एकाधिकार का उन्होंने विरोध किया था। ऐसे इन लोगों ने दे डिमांडेड द रिवोकेशन ऑफ रॉयल चार्टर गिवन टू द कंपनी। फिर इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिया था, शाही जो आदेश दिया था या फरमान दिया था, उसको भी रद्द करने की इन्होंने डिमांड रख दी या मांग की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शाही फरमान है कि ये भारत और चीन के साथ मोनोपोली रख सकते हैं, उस एकाधिकार से संबंधित जो रॉयल चार्टर था या जो शाही फरमान या आदेश जो था, उसको रद्द करने की उन्होंने वकालत की या डिमांड कर दी। Many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company, but not the British nation as a whole। बहुत सारे राजनीतिक समूहों ने यह भी कहा कि बंगाल की विजय से या बंगाल को उन्होंने अपने अधीन करने से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, इससे ब्रिटेन को संपूर्ण रूप से ब्रिटेन को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी इससे मुनाफा कमा रही है।
न्यूज़ अबाउट कंपनीज मिसरूल एंड मॉल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन। तो इस कंपनीज का जो मिसरूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में मिसरूल कर रही थी यानी कुशासन चला रही थी, और मॉल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अव्यवस्थित प्रशासन जो चला रही थी, उससे संबंधित खबरें भी ब्रिटेन में चलती थी और उस पर बड़ी गर्मा गर्म बहस भी छिड़ती थी। ब्रिटेन के अंदर उसमें चर्चाएं वगैरह, बहस वगैरह छिड़ी रहती थी। इंसिडेंट्स ऑफ ग्रीड एंड करप्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल वर डिस्कस्ड। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों के जो लालच और भ्रष्टाचार से संबंधित जो घटनाएं घटती थी, उससे संबंधित चर्चाएं भी इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर चर्चा की जाती थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए सीरीज ऑफ एक्ट टू रेगुलेट कंपनी रूल इन इंडिया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक कानूनों की एक सीरीज जो श्रृंखला थी उसको पास किया, जिससे कि वो भारत में जो कंपनी का रूल है उसको रेगुलेट कर सके या विनियमित कर सके। इट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो इन एक्ट की वजह से, जो इन्होंने सीरीज ऑफ एक्ट निकाले, इसकी वजह से कंपनी को जो भारत के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है उसके ऊपर वो रिपोर्ट कंपनी प्रस्तुत करेगी। इसके लिए उसको बाध्य होना पड़ा। इस तरह से जो कानून बनाए गए, उस कानूनों की वजह से कंपनी को बाध्य होना पड़ा कि वो भारत के अंदर जो प्रशासन चला रही है उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपे। द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट। और जो पांचवी रिपोर्ट थी, ऐसी ही एक रिपोर्ट थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो प्रशासन चलाया उसने उसकी रिपोर्ट उसे बनाकर इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने जमा करवाया था। रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामिन्ड द फिफ्थ रिपोर्ट इन वेरियस आर्काइव्स ऑफ बंगाल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन बंगाल। तो जो रिसर्चर्स थे यानी शोधकर्ता, उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक फिफ्थ रिपोर्ट की जांच की और उससे संबंधित कई जो बंगाल के बहुत सारे अभिलेखागार थे उसमें भी उन्होंने जांच की, ताकि वो बंगाल के अंदर जो औपनिवेशिक शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके इतिहास के बारे में जान पाए और लिख सके। दे सजेस्टेड दैट द फिफ्थ रिपोर्ट एक्सग्रेटेड द कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर इन बंगाल। उन्होंने ये भी सुझाव दिया, मतलब फिफ्थ रिपोर्ट में उन्होंने ये सुझाव के बारे में उन्होंने ये सुझाव दिया कि फिफ्थ रिपोर्ट में जो जमींदारी जो पावर थी बंगाल में, उसका जो पतन किया गया वो बड़ी अतिरंजित या अतिशयोक्तिपूर्ण या बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने वर्णन किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिफ्थ रिपोर्ट में जानबूझ के उन्होंने जमींदारी सत्ता का जो पतन हुआ उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या अतिरंजित उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। इट आल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच जमींदार्स आर लॉजिंग देयर लैंड। और इसमें यह भी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि जो जिस बड़े पैमाने पर जमींदारों को अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ रहा है या उनकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ रहा है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता था। जमींदारी खुद ही जो क्या बोलते हैं, जमींदारी खुद ही जो नकली या जो बोलते हैं फर्जी नीलामी करवा के खुद अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने जो नौकर और जो दूसरे लोग होते थे एजेंट, उनके थ्रू वापस प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था कि बहुत से ज़मींदारों को अपनी ज़मींदारी से हाथ धोना पड़ा था। नेक्स्ट टॉपिक, बुकानन एंड हिज अकाउंट। तो फ्रांसिस बुकानन और उसके अकाउंट के बारे में ये। फ्रांसिस बुकानन वाज ए फिजिशियन केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विस फ्रॉम 1794 टू 1815। तो फ्रांसिस बुकानन एक फिजिशियन था, मतलब एक डॉक्टर था, चिकित्सक था, जो कि भारत में आकर उसने बंगाल मेडिकल सर्विस में अपनी सेवा दी थी, जो कि 1794 से 1815 के बीच में दी थी। ही आल्सो सर्व्ड एज सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। तो वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के
एक सर्जन के रूप में, शल्य चिकित्सक जो मतलब सर्जरी वगैरह करते हैं उनके सर्जन के रूप में भी उन्होंने काम किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड ए जू दैट बिकेम द कैलकाटा अलीपुर जू। तो उन्होंने एक जू यानी चिड़ियाघर भी बनाया था जो बाद में कलकत्ता अलीपुर जू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ही वॉज आल्सो इंचार्ज ऑफ द बोटेनिकल गार्डन ऑफ ए शॉर्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो वह कलकत्ता जो बोटेनिकल गार्डन था कलकत्ता में, मतलब वानस्पतिक उद्यान था, उसके इंचार्ज भी या प्रभारी भी थोड़े समय के लिए रहे थे। ही अंडरटुक डिटेल्ड सर्वे ऑफ द एरियाज़ विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इसके बाद उन्होंने उन एरियाज़ का या उन क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया था जो कि कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ही ट्रेवल्ड द राजमहल हिल्स इन द 19th सेंचुरी। इसके बाद वह 19वीं सदी में या उसके 19वीं सदी के एंड में राजमहल हिल्स, 19वीं सदी की शुरुआत में राजमहल हिल्स जो कि पहाड़ियाँ थी वहाँ पर भी वो सर्वे करने जाते हैं, वहाँ भी घूमे थे वो। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन द हिल्स वर वेरी थिक। उसके वर्णन के अनुसार जो राजमहल हिल्स जो थी वो बड़ी घनी थी। एंड इम्पेनेट्रेबल मतलब बड़ी अभेद्य थी। अभेद्य मतलब कोई अगर वहाँ चला जाए तो जल्दी से निकल नहीं पाएगा या अप्रवेश, कोई जल्दी से इसमें घुस नहीं पाता, इतने ज़्यादा घने जंगल थे। इट वॉज एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर। और यह एक ऐसा क्षेत्र था, राजमहल हिल का जो क्षेत्र था, जो कि उसका अर्थ उसको देखने से ही डर जैसा लगता था, मतलब खतरे, एक तरह से खतरे के बारे में ये निशानी। एक ऐसा क्षेत्र था जो खतरे के बारे में बताता था कि यहाँ हर कोई आके डर जाता था, तो इधर डेंजर वाला या खतरे का इलाका था। वेन एवर ही वेंट पीपल वर हॉस्टाइल। और जब वो उस एरिया में जहाँ भी गया तो लोग उनके शत्रु बन गए, दुश्मन थे। एंड वर एप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स। और वो लोग राजमहल हिल्स के जो ट्राइबल्स लोग रहते थे वो अंग्रेज अधिकारियों से हमेशा भयभीत या आशंकित रहते थे। बुकानन्स जर्नल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पहाड़ियाज ऑफ द राजमहल हिल्स। तो बुकानन का जो जर्नल या पत्रिका जो थी उसकी, बुकानन की, उससे हमें राजमहल हिल्स के जो पहाड़ी लोग रहते थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हिज जर्नल वाज रिटन एज ए डायरी ऑफ प्लेस ही विजिटेड। तो मतलब जो उसने जो जर्नल लिखा या पत्रिका लिखी वह एक डायरी के रूप में थी, जिस जगह भी वो जाता था वहाँ उस जगह के बारे में वो अपनी डायरी में नोट कर लेता था। इस तरह से एक डायरी के रूप में अपना जर्नल उसने तैयार किया था। बुकानन रोट अबाउट ए लैंडस्केप एंड मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड नॉट जस्ट व्हाट ही सा। तो बुकानन ने भारत के जो लैंडस्केप था उसको अच्छे से देखा, उसके परिदृश्य को अच्छे से जानबूझ देखा, उसके बाद उसने लिखा। और उसने जो ज़्यादातर वर्णन किया तो वो तो किया ही जो उसने देखा, बल्कि वो भी किया जो उसने नहीं देखा था। वाट द लैंडस्केप वाज लाइक। और उसने मतलब जो लैंडस्केप या परिदृश्य जिस तरह का महसूस उसको हुआ उस तरह का उसने वर्णन किया। बट हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड मेड मोर प्रोडक्टिव बाय सजेस्टिंग क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। तो उसने जो देखा उसके बारे में लिखा ही नहीं, उसने यह भी बताया कि किस तरह से उस लैंडस्केप को या जो ज़मीन है उसको और ज़्यादा उत्पादक बनाया जा सकता है। तो उससे संबंधित उसने सुझाव भी दिया कि उस जगह पर कौन सी फसलें बोई जाए जिससे कि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव या उत्पादक हो जाए। तो उसने उसके बारे में सुझाव भी दिए हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल ऑफ द पहाड़ियाज इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के दौरान पहाड़ियाज या पहाड़ी लोगों की जीवन शैली। द पहाड़ियाज वर द हिल फोक। पहाड़िया जो थे वो पहाड़ी लोग, पहाड़ियों पे रहने वाले लोग थे। हिल फोक थे यानी पहाड़ी पे रहने वाले लोग थे वो। एंड लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स। और वो राजमहल जो पहाड़ी थी उसके आसपास रहते थे। एट द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। द मेन एक्टिविटीज़ वर टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस सेफ्टिंग कल्टिवेशन। अब पहाड़ी लोगों का मुख्य काम ये था
कि जो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, मतलब जंगल से मिलने वाली उपज, उनको एकत्रित करना। इसके अलावा वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती भी करते थे, मतलब जगह जगह बदल कर स्थानांतरित खेती करते थे। उसके लिए वो क्या करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए? फर्स्ट, दे क्लियर्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट। इसके लिए वो सबसे पहले वो जंगल के कुछ हिस्से को साफ करते थे। बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्राउंड। उसके लिए क्या करते थे? सबसे पहले वो झाड़ियों को काटते थे, घास फूस झाड़ियाँ जो भी थी उसको काट देते थे। उसके बाद उनको जला देते थे, और जो छोटी मोटी घास वास बची होती थी उसको भी वो जला देते थे। दीज पैचेज वर्क एनरिच्ड बाय द पोटास फ्रॉम द एश। और इसकी वजह से जो उसको जला देते थे वनस्पति को या झाड़ियों को, तो उनको जलने से जो राख हो जाती थी वो पोटास से भरपूर होती थी, और वो पोटास ज़मीन के लिए बड़ी फर्टिलिटी या उपजाऊपन का काम करती थी। दे ग्रू वेराइटी ऑफ पल्सेज एंड मिलेट फॉर देयर ओन कंजप्शंस। तो वो अपने खुद के उपयोग के लिए कई प्रकार की दालें, बाजरा वगैरह भी उगाते थे, बोते थे और उसका उपयोग करते थे। दे स्क्रैच्ड द ग्राउंड स्लाइटली विद होस एंड कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर ईयर्स। तो वो सब उस खेती के लिए क्या करते थे? सबसे पहले जो ग्राउंड होता था, उनका खेत जो होता था, उसको स्क्रैच करते थे, मतलब खुरसते थे थोड़ा, मतलब जो हो होती है कुदाल वगैरह, कुदाल की सहायता से वो थोड़ा थोड़ा खुरसते थे। मतलब उसमें हल नहीं चलाते थे, वो कुदाल से उसको थोड़ा ढीला कर लेते थे ज़मीन को, और फिर उसमें खेती करते थे। फिर उस पर कई सालों तक वो खेती करते थे। देन लेफ्ट इट फॉलो टू गेट इट फर्टिलिटी एंड मूव टू न्यू एरियाज़। इसके बाद जब वो फसल तैयार हो जाती थी तो फसल काटने के बाद उस ज़मीन को वो खाली यानी परती छोड़ देते थे। फॉलो यानी बिना खेती किए परती छोड़ देना। तो बिना खेती किए उसको छोड़ देते थे कई सालों के लिए, 2-3 साल के लिए, ताकि वो 2-3 सालों में वापस अपना जो फर्टिलिटी या उपजाऊपन है उसको वापस प्राप्त कर सके, और वो नई एरियाज़ पे जाकर खेती करना शुरू कर देते। ये होती है झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देयर मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर महुआ ए फ्लावर। तो उनका मुख्य जो जंगली जो उत्पाद है वो एक फूल है, जिसको महुआ के फूल भी कहते हैं। फॉर फूड, जिसको वो खाने के लिए यूज करते हैं। सिल्क कोकून्स, इसके अलावा वो रेशम के कोया भी बनाते थे, जिससे कि सिल्क जो रेशम है, रेशम का धागा बनाया जाता था। एंड रेसिन, राल फॉर सेल, या बेचने के लिए वो राल का प्रयोग भी करते थे। एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन, इसके अलावा जो जंगल से मिलने वाली लकड़ी होती थी उससे वो कोयला भी बनाते थे। दे वर हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रियरर्स एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो वो क्या थे? शिकारी भी थे, झूम खेती करते थे। इसके अलावा फूड गैदरर्स, खाना इकट्ठा करके, खाना बटोर के मतलब इकट्ठा करके रखते थे, फिर उसको खाते थे कई दिनों तक। इसके अलावा चारकोल प्रोड्यूसर, जो लकड़ी का कोयला होता है उसके उत्पादन कभी करते थे। सिल्क वॉर्म रियरर्स, मतलब रेशम के कीड़े पालते थे, उससे वो रेशम का धागा वगैरह बना के वो मतलब रेशम के कीड़े बनाकर बेचते थे लोगों को। फिर जो फैक्ट्री वगैरह होती थी उसमें वो धागा वगैरह बनाने के काम आते थे। स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, इसके अलावा वो जो जंगल थे उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। तो ये एक तरह से आदिवासियों का लाइफस्टाइल या पहाड़ी लोगों का लाइफस्टाइल हमने देखा। रेड्स ऑफ द पहाड़ियास। अब पहाड़ी लोग रेड्स यानी कुछ हमले या धावे या छापे वगैरह भी मारते थे। तो वो किन पर मारते थे, क्यों मारते थे? देखिए, या हमले क्यों करते थे? पहाड़ी लोगों के हमले। द पहाड़ियास फ्रिक्वेंटली रेडेड द प्लेन्स ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो पहाड़ी लोग थे वो लगातार मैदानी इलाकों में बसे हुए किसानों पर हमले भी करते थे। दीज रेड्स वर इम्पोर्टेंट फॉर देम एट द टाइम ऑफ स्कार्सिटी। और ऐसे हमले अकाल के समय या जब खाने की कमी हो जाती थी, ऐसे समय में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते थे। Their raids were a way of asserting means of negotiating political relations with outsiders। तो ये उनके जो हमले होते थे एक तरह का एक तरीका था ये बातचीत करने का, जो बाहरी लोगों थे उनसे
बातचीत करने के लिए, और साथ ही उनसे राजनीतिक संबंध स्थापित करने का एक तरीका उन्होंने अपनाया कि वो हमला करके उनसे बातचीत करके और जो राजनीतिक संबंध थे वो स्थापित करना चाहते थे। द जमींदार्स ऑन द प्लेन एरियाज हैड टू पे रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ ऑफ द पहाड़ियाज। तो जो प्लेन एरिया में मतलब मैदानी इलाकों में रहने वाले जो जमींदार होते थे वो जो पहाड़ी क्षेत्र के जो मुखिया होते थे उनको नियमित रूप से कर देते थे। कर यानी टैक्स या जो लगान होते थे वो चुकाते थे। ट्रेडर्स गेव ए स्मॉल अमाउंट टू द पहाड़ियाज फॉर परमिशन टू यूज़ द पासेस कंट्रोल्ड बाय देम। तो जो व्यापारी थे वो भी पहाड़ी लोगों को या पहाड़ी जो चीफ होते थे उनको थोड़ी राशि यानी एक तरह से टैक्स ही मान लो कर के रूप में कुछ राशि देते थे ताकि वो उनके द्वारा जो नियंत्रित किए गए मार्ग या रास्ते हैं उनका प्रयोग कर सके। फॉर दिस स्मॉल ट्रिब्यूट द पहाड़िया चीफ्स प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। और इस छोटी सी धनराशि के बदले में जो पहाड़िया जो चीफ होता था, पहाड़ियों का मुखिया, वो उनकी रक्षा करता था, व्यापारियों की रक्षा करता था। एंड एंश्योर्ड दैट देयर गुड्स वर नॉट लूटेड बाय एनीवन। और यह भी सुनिश्चित करता था, उनको भरोसा दिलवाता था कि उनके माल को कोई भी नहीं लूटेगा, रास्ते में कोई उनको नहीं लूटेगा और न ही कोई परेशान करेगा। इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th century, when the British jotdars and जमींदार started occupying the lands of पहाड़ियाज। तो 18वीं सदी के अंतिम दशक में जाकर अंग्रेज़ों ने भी, जोतदारों ने और ज़मींदारों ने, इन सब लोगों ने मिलकर पहाड़ी लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन विद द पहाड़ियाज। पहाड़ी लोगों के साथ अंग्रेज़ों की शांति स्थापित करने की नीति। ड्यूरिंग द 1770s द ब्रिटिश एम्बार्क्ड ए पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ द पहाड़ियाज। तो 1770 के दशक में अंग्रेज़ों ने पहाड़ी लोगों के विनाश की एक नीति शुरू की थी। बट इन 1780s when the Augustus Cleveland became the collector of Bhagalpur, he proposed for the pacification with the पहाड़ियाज। लेकिन अगले ही दशक में 1780 के दशक में जब ऑगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर के कलेक्टर बनकर आए तो उन्होंने पहाड़ी लोगों के साथ शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रख दिया। द पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंस एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ हिज पीपल। तो इसके लिए शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जो पहाड़िया चीफ्स जो थे, पहाड़ी लोगों के जो मुखिया थे, उनको वार्षिक भत्ता दिया गया। तो वार्षिक भत्ता देने के बदले में उनको ये जिम्मेदारी सौंपी, उनको ये जिम्मेदार बनाया कि वो अपने लोगों के लिए उचित व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब अपने लोगों को उचित व्यवहार या प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। दे वर आल्सो असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरियाज़। इसके अलावा पहाड़ी चीफ्स को यानी पहाड़ी लोगों के मुखिया को ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द संथाल्स रीजन्स फॉर संथाल रिवोल्ट। एक अन्य आदिवासी जनजाति है संथाल जनजाति। तो क्या कारण थे कि संथाल आंदोलन या संथालों ने विद्रोह किए। द संथाल हैड कम टू राजमहल हिल्स इन 1780s। संथाल आदिवासी लोग राजमहल हिल्स या राजमहल पहाड़ी पर 1780 के दशक में आ गए थे, या उनको अंग्रेज़ों ने भेजा था वहाँ पे। द ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वाइटेड देम टू सेटल इन जंगल महल्स। तो अंग्रेज़ों ने उनको इनवाइट किया कि वो जंगल महल में जाकर सेटल हो जाए यानी बस जाए। द ब्रिटिश गेव लैंड टू संथाल्स एंड परसुएडेड देम टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल। अंग्रेज़ों ने उनको एक ज़मीन दे दी और उनको राज़ी कर लिया कि वो उस ज़मीन पर यानी राजमहल हिल की जो तलहटी है, फुट हिल मतलब तलहटी में बस जाए। तो संथाल लोगों को अंग्रेज़ों ने राज़ी कर लिया कि वो राजमहल जो हिल थी उसकी तलहटी में
सेटल हो जाए, वहाँ वहीं बस जाए। बट बाय 1832 ए लार्ज एरिया वाज डीमार्केटेड एज दामिने को। तो 1832 तक एक बहुत बड़ा एरिया दामिने को के नाम से सीमांकित कर दिया। दामिने को मतलब द लैंड बिलोंग टू संथाल, मतलब संथालों की ज़मीन, वहाँ जहाँ पे संथाल लोग रहते हैं, वो दामिने को कहलाती है। तो बाय 1832 ए लार्ज एरिया वाज डिमार्केटेड एज दामिने को एंड वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंड ऑफ संथाल्स हु लिव्ड विद इन इट। तो 1832 में बड़े एरिया को उन्होंने सीमांकित कर दिया दामिने को के नाम से, जिसको बाद में उन्होंने घोषित कर दिया कि ये संथालों की ज़मीन है जो इसमें रहेंगे। आफ्टर द डिमार्केशन द सेटलमेंट्स एरिया ऑफ संथाल्स एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम 40 संथाल विलेजेस इन 1838 टू 1473 विलेजेस बाई 1851। तो सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियाँ तेज़ी से बढ़ने लगी। जहाँ 1838 में केवल 40 संथालों के गांव थे, 1851 आते आते 1473 गांव हो गए। देयर पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम ए मेयर 3000 टू ओवर 82,000। और उनकी जनसंख्या भी जो केवल 3000 थी उससे बढ़कर 82,000 पहुँच गई। संथाल myths and songs of the 19th century refer frequently to a long history of travel। तो संथालों ने जो भी संथाल लोगों की जो भी काल्पनिक कथाएं और गीत उन्होंने बनाए थे, उसमें बार बार उन्होंने उनके विकास यात्रा की या लंबे विकास यात्रा के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है गीतों में और उनके काल्पनिक कथाओं में। They represent the Santhal past as one of continuous mobility, a tireless search for a place to settle। उसमें उन गीतों में उन्होंने वर्णन किया अपने अतीत के बारे में कि किस तरह से वो लगातार चलते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में, मतलब खेती करते हुए, कुछ भी करते हुए, और मतलब बिना थके वो बसने योग्य स्थान की खोज में लगातार चलते रहते थे। तो उन सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने अपने काल्पनिक कथाओं में, गीतों में किया है। द संथाल्स सून रियलाइज्ड दैट द लैंड दे बॉट अंडर कल्टीवेशन वाज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर हैंड्स। और संथालों को जल्दी ही यह महसूस हो गया कि जो ज़मीन उनके पास है, जिन पर वो खेती कर रहे हैं या कई सदियों से उनके पूर्वज खेती करते आए थे, वो जल्दी ही उनके हाथों से निकल जाएगी, उनके हाथों से निकल रही है। उनको ऐसा महसूस हो गया, वो समझ गए। द ब्रिटिश स्टार्टेड लेविंग टैक्सेस ऑन दोज लैंड्स एंड द मनी लैंडर्स वर चार्जिंग दैम विद हाई रेट्स। अब संथालों की ज़मीन पर ब्रिटिश लोगों ने ही कर लगाना शुरू कर दिया। ज़मीन संथालों की थी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया उन्हीं की ज़मीन पर। और जो साहूकार थे, मनी लैंडर्स थे या साहूकार थे, वो उनसे बहुत ही ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर रहे थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टुक ओवर देयर लैंड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्टर्स। मतलब बड़ी ऊंची दर पर वो ब्याज वसूल कर रहे थे, और जो लोग उस ब्याज को चुकाने में या कर्ज को चुकाने में असफल हुए, उन लोगों की ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे थे। बाय 1850s they realized that the time had come to rebel against zamindars, money lenders and the colonial states in order to create an ideal world that would be ruled by संथाल themselves। 1850 के दशक में उन्होंने ये महसूस किया या समझ गए कि अब समय आ चुका है कि हमें अंग्रेज़ों, ज़मींदारों और मनी लेंडर्स या जो साहूकार लोग हैं और जो औपनिवेशिक शासन करने वाली जो औपनिवेशिक शासन करने वाली जो सरकार है, अंग्रेज़ सरकार, उसके खिलाफ उन्हें विद्रोह कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड, ताकि वो एक आदर्श संसार बना सके, दैट वुड बी रूल्ड बाय संथाल देमसेल्व्स, जिसका शासन संथाल खुद ही करेंगे, संथालों के द्वारा खुद उस आदर्श संसार का शासन करेंगे या चलाया जाएगा उनके द्वारा। इट वाज आफ्टर संथाल रिवोल्ट 1855 to 56
दैट द संथाल परगना वाज क्रिएटेड। और 1855-56 में जो संथाल आंदोलन या विद्रोह जो हुआ, उसके बाद ही संथाल परगना बनाया गया था। द परगना वाज कार्व्ड आउट ऑफ 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड वीरभूम। और जो संथाल परगना बनाया गया था वो लगभग 5500 स्क्वायर मील जो एरिया था भागलपुर और वीरभूम ज़िले का, इन दोनों ज़िलों से 5500 स्क्वायर मील एरिया इन्होंने काटा और नया ज़िला या नया परगना संथाल परगना बनाया। इस तरह से नया परगना बनकर सामने आता है, संथाल परगना। तो बच्चों, आशा है आपको ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, बाकी बचा हुआ पार्ट आपके इस साल इस सेशन में नहीं आएगा, आपको बस इतना ही याद करना है। तो आशा है आपको पहले और दूसरे वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज या फ़ोन करके आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।